Hello everyone, my name is Akanksha Ranjan and we are with this video again for UGC NET JRF, and today we will be talking about Unit 10, which is Comparative Public Law. And this unit is most requested from all of you because very less content is available online. YouTube पे भी बहुत कम available है और in general भी कम available है because there is no specific BEAR Act or no, there is no specific book which you can refer to complete this particular unit. So I have tried to cover all the previous year questions and concepts for this unit so that it is helpful for you and you all can prepare it nicely. ठीक है. सो फॉर एग्जाम पर्पज बिकॉज दिस इज नॉट यूनिट जिससे बहुत ज्यादा लीस्ट क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज इट इज समवेयर कनेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, because the concepts like rule of law, forms of government comes in the constitution, and this is a unit where a different countries constitution has been referred. So that's why it is very important unit, and this is also a very required unit on YouTube because it is not available a lot. So we will start with what all is given under the unit in the syllabus. So if you look at the syllabus, these are the 10 points that you can see जो कि हमें पढ़ना है. सबसे पहले बेसिक्स है, बट इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं. इसमें आता है हमारा कंपैरेटिव लॉ के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंपैरेटिव लॉ, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कितने मेथड्स हैं इसको पढ़ने के, क्या प्रॉब्लम्स आती है इसको कंपैरेटिव रिसर्च करने के लिए, और क्या क्या टाइप के कंपैरिजन हो सकते हैं एटसेट्रा. तो ये थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट आता है कंपैरेटिव लॉ का फर्स्ट यूनिट. एंड देन हमारा जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट फीचर्स पढ़े हैं कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, फेडरलिज्म होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, तो इसमें मेंशन्ड है एग्जैक्टली. आई विल जस्ट मूव हियर. तो यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन्ड है कि कौन कौन सी कंट्री के हमें क्या क्या पढ़ने हैं ना. जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मॉडल ऑफ फेडरलिज्म में यूएस, कनाडा और इंडिया का कंपैरिजन है. फिर सेपरेशन ऑफ पावर में इंडिया, यूके, यूएस एंड फ्रांस है. ठीक है. तो ऐसे ही हमें जो जो कंट्रीज जो जो टॉपिक में दिया हुआ है उसी के स्पेसिफिक फोकस करके इसको पढ़ना होता है यूनिट 10 के लिए. ठीक है. क्योंकि हम कंप्लीटली सिलेबस से स्टिक कर रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पीवाई क्यूज भी हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट में हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन. सो आरटीआई जो है एक्ट है वो भी हमें पढ़ना है क्योंकि इस यूनिट में आता है. और ओपन गवर्नमेंट और कौन कौन सी कंट्री में है, वहां पे कौन सा एक्ट है, ये भी हमें पढ़ना है. ठीक है. सो ये हमारा आता है पूरा का पूरा सिलेबस जो हमारे यूनिट 10 के अंदर आता है. अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं जो वन पॉइंटर आपको दिख रहा है. इस वीडियो में हम वन पॉइंट को पूरा कवर करेंगे. व्हेन आई से पूरा कवर करेंगे, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे. कौन से वाले कॉन्सेप्ट से क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान रखते रखते हमें क्या क्या और भी ऐड ऑन करना है अपने अंडरस्टैंडिंग में, वो सब कुछ देखेंगे. मींस जब हम यूनिट इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो दिस पार्ट विल बी डन फॉर यू. इसके बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर दो क्वेश्चंस आते हैं तो 90% ऑफ द चांसेस आर कि आप वो कर लोगे. और वो जो 10% चांसेस है कि आप नहीं कर पाओगे, वो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे. बहुत टफ या तो होगा कोई पेपर या कुछ, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है. सो बेसिकली इन ऑल, कम से कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाना है और उसके लिए जितना जरूरी है उतना इस वीडियो में कवर्ड है. चलो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले कंपैरेटिव लॉ की जब हम बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ. जैसे हमने पढ़ा होगा कि सिविल लॉ कंट्री है ये, कॉमन लॉ कंट्री है ये इस टाइप की कंट्री है या उस टाइप की कंट्री है. तो ये इस टाइप की कंट्रीज उस टाइप की कंट्रीज की जो ग्रुप है, जो फैमिलीज बनी हुई है, वो यहाँ पे आपको दिख रही है कि कंपैरेटिव लॉ में हम यही करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज को स्टडी करते हैं कि अच्छा इस वाली कंट्री में ये वाला आइडियोलॉजी चलता है. ओके. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिविल लॉ के अंदर चार कंट्रीज मैंने मेंशन की हुई है, फ्रांस, जर्मनी, इटली. तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कंपैरेटिव लॉ मतलब क्या. डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट आइडियोलॉजी इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है. तो सिविल लॉ, कॉमन लॉ, सोशलिस्ट लॉ, जैसे चाइना आपने बहुत बार सुना होगा. अच्छा चाइना तो सोशलिस्ट कंट्री है ना. तो
चाइना, क्यूबा, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। फिर रिलीजियस लॉ, मतलब कि रिलीजन के बेस पे जो कंट्रीज कैटेगराइज है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान या फिर जो भी इस्लामिक कंट्रीज है अरब वाली, वो सारी रिलीजन के बेस पे वो कंट्रीज स्टैब्लिश्ड है। तो वो वाली कंट्रीज रिलीजियस लॉ के अंडर आ जाती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब सबसे पहले कंपैरेटिव लॉ का जो ये पूरा यूनिट था, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नजर में रखते हुए ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसको इन डिटेल। ये बस एक ओवरव्यू है कि रिलेवेंस क्या है कंपैरेटिव लॉ का, कितने मेथड्स हैं, देयर डिफरेंट मेथड्स, यू कैन सी ओवर हियर लिस्टेड, वी विल डू दैट इन डिटेल। देन माइक्रो कंपैरिजन होता है, एक मैक्रो कंपैरिजन होता है, ये भी हम पढ़ेंगे इन डिटेल। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज होती है, हमने जैसे बात की अभी। प्रॉब्लम्स क्या आते हैं ये स्टडी करने में, कंपैरिजन की कंट्रीज की कंपैरिजन को स्टडी करने में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और की स्कॉलर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें स्कॉलर्स के नाम के साथ भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड देयर आर सम थियरीज लाइक लास्ट में लिखा हुआ लीगल ट्रांसप्लांट, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे है कि ये दो तीन थियरीज जो है वो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, तो हम उसके हिसाब से इसको भी कवर कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो, क्योंकि रिपीट भी होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक में से भी, तो हम उसके हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि कंपैरेटिव लॉ जो है एक मेथड है, ये कुछ लोगों ने कहा। कंपैरेटिव लॉ जो है वो साइंस है, ये भी कुछ लोगों ने कहा। ठीक है, मेथड है वो किस किस ने कहा, पोलॉक, गटरिच एंड डेविड, इन तीन लोगों ने कहा कि कंपैरेटिव लॉ मेथड है। साइंस कहा कोहलर, नॉर्डे एंड सेलियस ने। ठीक है, तो ये तीन तीन नाम है, कैटेगरी में याद रखना, पूछ सकते हैं कि इसमें से किसने कहीं कहा था कि ये साइंस है, और एक ऑप्शन देंगे जो कि मेथड में से होगा। ठीक है, तो ये एक बार याद रखना कि कौन से कैटेगरी में कितने लोग हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, देन फंक्शनल मेथड हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से मेथड कौन से क्या कैसे हैं, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो फंक्शनल मेथड कॉर्ड्स और ज्वेगर्ट ने दिया था, और ये फंक्शनल मेथड पांच क्राइटेरिया, ये पांच क्राइटेरिया भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड है। फाइव क्राइटेरिया जिसके मेथड जिसके बेसिस पे कंपैरिजन हो सकता है। वन इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकंड इज कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ थॉट, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, सोर्सेज ऑफ लॉ एंड डोमिनेंट आइडियोलॉजी, ये कुछ फीचर्स है जिसके बेसिस पे कंपैरिजन हो सकता है अंडर फंक्शनल थॉट, फंक्शनल मेथड। ओके, देन दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं, एक मैक्रो लेवल पे होता है, मतलब आप समझ रहे हो कि बड़े लेवल पे होता है, लार्ज स्केल पे हो रहा है। माइक्रो लेवल पे हो रहा है मतलब छोटे स्केल पे हो रहा है, छोटे लेवल पे हो रहा है। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है। और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। प्रॉब्लम और कंसर्न क्या है कंपैरेटिव लॉ का, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है लैंग्वेज के बेसिस पे, तो वो हम दूसरी कंट्री में दूसरी लैंग्वेज के हिसाब से करते हैं, तो कई बार फर्क आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम और कंसर्न है कंपैरेटिव लॉ का। अब दो टाइप के मैंने बोला, माइक्रो और मैक्रो, एक छोटे स्केल पे है और एक बड़े स्केल पे है। सो माइक्रो लेवल मतलब स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं मतलब एक कंट्री है जैसे, और जैसे यूएसए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब उन पार्ट्स को जब हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं छोटे लेवल पे, तो ये होता है माइक्रो। जैसे यहाँ पे लिखा है यूएसए में नॉर्थ कॉन्टिनेंट भी है, साउथ कॉन्टिनेंट भी है, डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब हम यहाँ पे अगर उनको, जो कि यूएस को ही बिलोंग कर रही है सारी स्टेट्स, इनको जब हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं ऑन सम क्राइटेरिया और सम पर्पस, नीड के हिसाब से पर्टिकुलर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही जनरल फैमिली के आ रही हैं, तो हम बहुत इजी लेवल पे इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसको माइक्रो कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मैक्रो कंपैरिजन, ये लार्ज स्केल पे होता है। तो जब हम पूरे पूरे लीगल सिस्टम को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो वो मैक्रो कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब जब भी जैसे किसी इस्लामिक या हिंदू कंट्री को स्ट्रक्चरल उसका पूरा आइडियोलॉजी और सब कुछ जब कंपेयर कर रहा है कोई जूरिस्ट, तो ये बड़े लेवल पे कर रहा है, पूरी पूरी कंट्री को वो कंपेयर कर रहा है ऑन अ लार्जर स्केल, तो दैट इज अ मैक्रो कंपैरिजन। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि माइक्रो एक कंपैरिजन होता है, एक मैक्रो कंपैरिजन होता है। अब ये कंपैरेटिव रिसर्च करने के छह तरीके के मेथड हैं। कोई भी रिसर्च की जैसे मेथड्स होते हैं ना, हम अलग अलग तरीके का पढ़ते हैं कि अप्लाइड रिसर्च होता है, एक्शन रिसर्च होता है, आपने पेपर वन में पढ़ा होगा जैसे। तो यहाँ पे कंपैरेटिव रिसर्च करने का अंदर कुछ अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं। ठीक है, एक है फंक्शनल मेथड, जिसका हमने अभी पढ़ा कि दो लोग हैं, कॉर्ड्स
जिन्होंने फंक्शनल मेथड के अंदर 5 क्राइटेरिया दिए थे, राइट। तो ये फंक्शनल मेथड है, फिर स्ट्रक्चरल मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, लॉ इन कंटेक्स्ट है, हिस्टोरिकल है, एंड कॉमन कोर कोर मेथड है। तो ये 6 मेथड है जिनके नाम आप याद रखना। उसके बाद आ जाता है कि होता क्या है। तो एनालिटिकल मेथड जो है ये फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है लीगल रूल को, ठीक है। मतलब ऑन पेपर जो भी रूल है, जो बेयर एक्ट है, जो लॉ है उस कंट्री का, उसको रीड करने की कोशिश कोशिश करता है कि टेक्स्ट में क्या है और इसका क्या लॉजिक है और इस लीगल सिस्टम में क्या है। ये एनालिटिकल लेवल पे, एकदम फर्स्ट लेवल पे वो ट्राई करता है कंपेयर करने का डिफरेंट कंट्रीज को, कि उस डिफरेंट कंट्रीज के लॉ इस बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। विच इज एनालिटिकल मेथड। फिर होता है हमारा फंक्शनल, जो वो उन दोनों ने कहा था और क्राइटेरियाज दिए थे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम इनको कंपेयर लीगल रूल्स के बेसिस पे खाली नहीं करते हैं, बल्कि इस बेसिस पे करते हैं कि किसी भी सोशल प्रॉब्लम को वो कंट्री कैसे सॉल्व करती है, राइट। तो इसके बेसिस पे जब हम कुछ भी स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं दो कंट्रीज को, तो उसको फंक्शनल मेथड के अंदर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाँ, इसके अंदर फंक्शनल के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो कि पीवाईक्यू में आया था, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। फंक्शनल मेथड ऑफ कंपैरेटिव लॉ में टर्टियम कंपैरिशनियस एक टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि कॉमन यार्डस्टिक या स्टैंडर्ड यूज्ड टू कंपेयर टू लीगल सिस्टम, ठीक है। तो दो लीगल सिस्टम को कंपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड एक कॉमन यार्डस्टिक यूज हो रहा है, एक्स या वाई, उसको हम टर्टियम कंपैरिजन, जिस बेसिस पे हो रहा है वो टर्टियम कंपैरिशनियस है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। फिर हमारा है स्ट्रक्चरल मेथड। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे नहीं, बल्कि मैक्रो लेवल पे पूरे स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। पूरा लीगल सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल मेथड है ये, ठीक है। इट आस्क हाउ लॉ इज क्लासिफाइड इन द सिस्टम, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, हाउ द कोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो हम पूरा सिस्टम को एनालिसिस कर रहे हैं। और ये एक नाम है मैक्स, जिन्होंने जो एसोसिएट किए जाते हैं स्ट्रक्चरल मेथड से, तो ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जियोफ्रे सैमुअल सैमुअल एंड ग्रिलेड नाम भी याद रखना स्ट्रक्चरल मेथड के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा लॉ इन कंटेक्स्ट मेथड, ठीक है। अब ये जो है सबसे ज्यादा सोशो लीगल मेथड है बाकी सब में। क्यों कंटेक्स्ट में? मतलब सोशियोलॉजिकल स्कूल याद है ना। सोशियोलॉजिकल स्कूल में हम क्या करते हैं, लॉ हम समझने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में वो लॉ क्या कर रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लॉ को जब एनालिसिस करते हैं कंट्रीज के, डिफरेंट कंट्रीज के लॉ को, तो हम उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जितना भी पूरा वो है, उसको पूरा इंटरसेक्शन के हिसाब से हम उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये लॉ इन कंटेक्स्ट हो जाता है, राइट। उसके बाद हमारा आता है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड मतलब इवॉल्व कैसे हुआ है, सिमिलर टू जूरिस्प्रूडेंस। जैसे हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा हुआ है ना कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ होता है, तो उसमें क्या होता है कि कैसे लॉ इवॉल्व हुआ है, हम वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हिस्टोरिकल मेथड है, कंपेयर कर रहे हैं हम दो कंट्रीज को, तो कैसे लीगल रूल जो है, सेम लीगल रूल दो अलग अलग कंट्रीज में कैसे इवॉल्व हुए हैं दोनों सिस्टम में, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कैसे डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, क्या हुआ था हिस्ट्री में जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडिया का क्रिमिनल लॉ जैसे इंग्लैंड से काफी मेल खाता है, सिमिलर है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल हिस्ट्री, क्योंकि वो यहाँ पे थे और उनके हिसाब से ही सब कुछ चल रहा था। तो इस ये हिस्टोरिकल मेथड के अंदर आता है। फिर हमारा आता है कॉमन कोर मेथड। यहाँ पे हम्म, तो यहाँ पे यू कैन रीड कि डिस्पाइट ऑल द सरफेस डिफरेंसेस बिटवीन द लीगल सिस्टम, इज देयर अ कॉमन कोर और सेट ऑफ शेयर्ड लीगल प्रिंसिपल। तो जो भी कॉमन प्रिंसिपल होता है, जैसे दो कंट्रीज है, दोनों के लॉज अलग अलग हो सकते हैं, काफी कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कॉमन लॉ पे ही अगर दोनों चल रही हैं तो उसका एक कॉमन बेसिस है, कॉमन लॉ। और फिर उसके बेसिस पे हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि दो कंट्री जहाँ पे कॉमन लॉ ही है, बट फिर भी क्या क्या डिफरेंसेस है या क्या क्या सिमिलैरिटीज है, एक्सेट्रा। तो ये कॉमन कोर मेथड हो जाता है। अब ये एक लीगल ट्रांसप्लांट थ्योरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार आया है ये क्वेश्चन कि किसने दिया था, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। लीगल ट्रांसप्लांट थ्योरी जो है ये एलन वॉटसन ने दिया था, याद कर लो, एलन वॉटसन। लीगल ट्रांसप्लांट थ्योरी, दैट्स इट। इसको क्रिटिक किसने किया था, ये भी प्रीवियस ईयर में आया था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको क्रिटिक किया था पियर्स लेग्रैंड ने।
और इसके अलावा एक और पॉइंट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो ये है कि ये जो मॉडर्न कंपैरेटिव रिसर्च है इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई थी। तो इसकी बिगिनिंग हुई थी पेरिस कांग्रेस 1900 से। ये एक फैक्ट है जो याद रख लेना। उसके बाद ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो एक बार आप गो थ्रू करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि कैसे लॉजिक के हिसाब से भी वंस यू हैव गॉन थ्रू द बेसिक्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, हाउ बेसिक्स के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और कंपैरेटिव इन दोनों में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं कई सारे। असर्शन ये है फर्स्ट कि कंपैरेटिव लॉ जो है वो हेल्प करता है लॉ को रिफॉर्म करने में और लॉज को हार्मोनाइज करने में। रीजन क्या है? क्योंकि ये अलाउ करता है लेजिस्लेचर को टू स्टडी द सोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द फॉरेन लीगल सिस्टम टू सिमिलर सोशल प्रॉब्लम्स। इसीलिए तो हम कर रहे हैं ना कंपेयर। हम नॉर्मल रिसर्च भी अगर लॉ का करते हैं तो हम दो कंट्रीज को क्यों कंपैरिजन पे लाते हैं? हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं दूसरी कंट्री से कि अच्छा उन्होंने कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, हम कैसे कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इसीलिए ये दोनों बातें सही है, और हाँ इसीलिए हेल्प करता है रिफॉर्म करने में ना लॉ को। तो इट्स वेरी लॉजिकल। आपने अगर नहीं भी कुछ पढ़ा हुआ होता अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो भी आप इसको कहीं ना कहीं आंसर कर पाते लॉजिक से। तो दिस इज वेरी मच आंसरेबल एंड दिस इज अ इजी क्वेश्चन। इसका आंसर ए है कि दोनों सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इट। फिर हमारा नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म इज द बेसिक मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव लॉ। ठीक है, फंक्शनल क्या फंक्शन कर रहा है उसके हिसाब से जो हम फंक्शनल वाला हमने पढ़ा। तो हाँ ये एक बेसिक मेथड है जो हमने पढ़ा कंपैरेटिव लॉ में। और ये भाई साहब जो हैं जगर्ट पोस्टुलेटेड द दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हाँ हमने पढ़ा है कि दो लोगों ने किया था, यही है वो। तो ये दोनों जो है ये हमारे सही हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, अब ये मैच द फॉलोइंग है। अब जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी बेसिस पे हम इसको मैच भी कर सकते हैं। कैसे? हमने कॉर्ड्स और ज्वेगर्ट का नाम कहाँ पे सुना था? फंक्शनल के लिए सुना था ना। तो थर्ड का सी है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर आप थर्ड का सी तक भी मैच कर रहे हो वहां से भी आंसर हो जाएगा। लेट्स से कि दो ऑप्शन है जिसमें थर्ड का सी दिया हुआ, या चार ऑप्शन है। एलन वॉटसन भी हमने पढ़ा है कि लीगल ट्रांसप्लांट थ्योरी इसने दिया है, यहाँ पे हो जाएगा। इससे भी नहीं हुआ तो साइंस किस किसने कहा है, मेथड किस किसने कहा है, उससे ये वाला आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन वंस यू हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड पर्पस रिलेवेंस ऑफ कंपैरेटिव लॉ। कौन सा पर्पस नहीं है? हमेशा एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हुए भी और जब एग्जाम का दोगे तभी भी याद रखना नोट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं और बहुत फास्ट कर रहे होते हैं तो नोट भूल जाते हैं और इसलिए देखते हैं अच्छा चलो पर्पस के बारे में बात किए, चलो आंसर इसका। और क्योंकि तीन ऑप्शंस उसमें से है पर्पस के बारे में, आपको इनिशियली एकदम से कुछ तो एक दिख जाएगा, बोलेगा अच्छा जी यही तो है आंसर है। नॉट हमेशा ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ पे नॉट है, लॉ रिफॉर्म करने के लिए करते हैं, हाँ बिल्कुल। इंटरनेशनल यूनिफिकेशन ऑफ लॉ होता है, हाँ इंटरनेशनली हम सब एक दूसरे का सीख के यूनिफाई कर रहे हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है वंस ओन लीगल सिस्टम की। हाँ जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो अपना तो समझेंगे ही। चौथा है पनिशिंग फॉरेन लीगल सिस्टम फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। ये तो कोई काम नहीं है, हम पनिश थोड़ी कर सकते हैं, हम तो बस पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं दो कंट्रीज की, पनिश नहीं कर सकते। वी डोंट हैव एनी पावर। सो हम डी को मार्क कर देंगे यहाँ पे क्योंकि नॉट की बात हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिलेवेंस ऑफ कंपैरेटिव लॉ एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेलेवेंस, यहाँ पे अगेन कंपैरेटिव लॉ का क्या रेलेवेंस है उसके बेसिस पे है, तो ये भी काफी लॉजिक के हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। तो it helps the legislator borrow solution for other legal system. Yes, it is useful for private law, not public law. हाउ डज दैट मेक सेंस? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजफुल है खाली प्राइवेट लॉ के लिए, पब्लिक लॉ के लिए हम तो पब्लिक लॉ ही पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है तो पब्लिक लॉ के लिए कैसे यूजफुल नहीं है? तो ये हम रूल आउट कर सकते हैं। अब टू को रूल आउट कर दिया है हमने, तो देखो ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, तो बी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। आगे भी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स भी समझना है। तीसरा है इट कंट्रीब्यूट टू लीगल एजुकेशन एंड एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग। यस इट डज बिकॉज वी आर रिसर्चिंग एंड वी आर डूइंग अ रिसर्च ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज, तो इट विल कंट्रीब्यूट। इट फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन। यस हमने पहले भी पढ़ा है इंटरनेशनल यूनिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। तो अब जब हमने ये दो तीन क्वेश्चन कर लिए ना, तो अब इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो यू विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कंपैरेटिव लॉ हम इस रीजन से पढ़ते हैं, और बहुत बेसिक लॉजिक लगा के भी आप आंसर कर सकते हो कि नहीं ये तो ये कैसे, इसके लिए थोड़ी ना कंपैरेटिव लॉ पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो इसमें से।
तो इतना टफ नहीं है ये यूनिट जितना सबको लग रहा है, ये बहुत इजी यूनिट है अगर आपने एक बार गो थ्रू कर लिया है। तो अभी हम जैसे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, वैसे हम एक एक करके बाकी सारे पार्ट्स भी करेंगे, और इट विल बी वेरी इजी गो थ्रू फॉर द एग्जामिनेशन, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगेन assertion and reasoning, तो ethnocentrism is a major concern in comparative law. Yes, it comes under a problem of comparative law, याद रखना, because researchers tend to evaluate foreign legal system using the standard and value of own legal। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट भी मिल गया कि इसका मतलब होता क्या है एथनोसेंट्रिज्म का, जो कि प्रॉब्लम है कंपैरेटिव लॉ में, बट इसका मतलब क्या है। क्योंकि आंसर तो दे हमने दिख रहा है यहाँ पे टिक मार्क है कि दोनों सही है और आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने लीगल सिस्टम को जिस हिसाब से समझते हैं, हमारे जो खुद के वैल्यूज है, हमारे जो खुद का अंडरस्टैंडिंग है, उसी के हिसाब से हम दूसरे के भी लीगल सिस्टम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा बायस तो आ जाता है ना। तो यही एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हम बिना बायस के और बिना अपने खुद के वैल्यूज को अप्लाई किए हुए दूसरे के लीगल सिस्टम को नहीं समझ पाते। ठीक है, जबकि कंपैरेटिव लॉ में हमें ये होना चाहिए, ये नहीं हो पाता, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद है द प्रॉब्लम ऑफ डीकॉन्टेक्चुअलाइज ट्रांसप्लांटेशन। इसका क्या मतलब होता है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है बोरोइंग अ लीगल रूल फ्रॉम अनदर सिस्टम विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। मीन्स कि उसके लीगल सिस्टम में तो ये था, लेकिन उनकी सोशल कंटेक्स्ट अलग हो सकता है, उनकी सोसाइटी अलग थी, कल्चर अलग था। हम बिना वो सब समझे पहचाने हम उसको सीधा बोरो कर लेते हैं, जो कि इन जनरल आप देखते हो कि हमने कहीं का लॉ था उसको सेम सेम अपने पास कॉपी कर लिया, बिना देखे कि अच्छा हमारा तो सोसाइटी अलग है, हमारा तो कल्चर अलग है। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ कंपैरेटिव लॉ, कंपैरेटिव रिसर्च। और यहाँ पे इसका मतलब, इसका जो टर्म यूज होता है ये इस प्रॉब्लम का, वो है डीकॉन्टेक्चुअलाइज ट्रांसप्लांटेशन। सो देर आर टू टर्म्स दैट वी अंडरस्टूड विद दीज क्वेश्चंस, वन इज एथनोसेंट्रिज्म, सेकेंड इज डीकॉन्टेक्चुअलाइज ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अगेन दिस इज द मैच द फॉलोइंग। तो जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा था कि देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉ, कॉमन लॉ, सिविल लॉ, सोशियोलॉजिस्ट, सोशल सोशलिस्ट लॉ एंड रिलीजियस लॉ। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे हमें मैच द फॉलोइंग करना है। अब सोशलिस्ट यूएसएसआर है, ये हमने देख लिया था वहीं पे, राइट। तो इसके बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजियस है सऊदी अरेबिया, इसके बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। कॉमन लॉ कौन सा है, इंग्लैंड का कॉमन लॉ है। ठीक है, तो इससे हम ये आंसर कर सकते हैं। एक दो भी अगर आपको आता होता है ना मैच द फॉलोइंग में, तो मोस्टली आंसर निकल जाते हैं। देन हमने कंपैरेटिव लॉ में एक और टर्म यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रेजम्पशियो सिमिलिट्यूडिनिस। इसका मतलब होता है कि हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि डिफरेंट लीगल सिस्टम जो है वो अराइव हुए हैं एट अ सिमिलर रिजल्ट फॉर सिमिलर प्रॉब्लम्स। ये एक प्रिजम्पशन है जो कंपैरेटिव लॉ में आता है, ये एक टर्म है, इसको याद रख लेना। देन अगेन इसी टर्म पे एक दूसरा क्वेश्चन है कि दिस टर्म इज द फाउंडेशनल प्रिजम्पशन ऑफ फंक्शनल मेथड। तो हाँ, ये भी याद रख लेना कि ये जो है प्रिजम्पशन है फंक्शनल मेथड का, क्योंकि फंक्शनल मेथड में हम सिमिलर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगे इसकी बात कर रहे होते हैं। इट अज्यूम्स दैट एवरी society faces the same problem and tend to solve it with similar result। ये भी एक presumption है which is also a problem in a way। तो ये एक नया टर्म है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने पढ़ लिया। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देर इज वन मोर थिंग। इसका नाम हमने देखा था पहले, गटरिच। इसके कंपैरेटिव रिसर्च के कुछ स्टेजेस हैं। ये क्वेश्चन आया था सीक्वेंस में लगाने के लिए कि इसके जो स्टेजेस हैं उसका कौन सा राइट सीक्वेंस है। फर्स्ट स्टेज होता है डिस्क्रिप्टिव फेज, सेकंड होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, एंड थर्ड स्टेज होता है एक्सप्लेनेटरी फेज अकाउंटिंग फॉर द डाइवर्जेंसेस। मतलब पहले में हम अंडरस्टैंड करेंगे ना एक कंट्री का, फॉर एग्जांपल इंडिया का, तो इंडिया का हमने डिस्क्रिप्शन पूरा समझा कि अच्छा क्या है। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंस है, हम जिस भी कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं। और थर्ड में हमने उसका पूरा एनालिसिस दिया कि अच्छा ये है, ये डिफरेंसेस हैं, ये इस वजह से है, वट। सो ये देखो कि ये नहीं भी अगर हमें आ रहा होता, फिर भी ये बहुत लॉजिकल हिसाब से भी अगर हम स्टेजेस देखें तो यही स्टेज होते हैं किसी भी रिसर्च के। अगर हम कोई भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये उस हिसाब से भी आंसर हो सकता था। अगेन सेम जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगेन रिपीट है। क्या रिपीट है, वॉटसन का नाम हमने सुना था लीगल ट्रांसप्लांट के लिए, वन का, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉर्ड्स का नाम सुना हुआ था, राइट। उसके बाद हमने पियर्स का भी सुना था कि वो क्रिटिसाइज करता है कि लीगल ट्रांसप्लांट
नहीं हो सकता। लीगल ट्रांसप्लांट दिया किसने था? वॉटसन ने। ए का बी, पियर्स ने क्रिटिसाइज किया था, तो डू का ए। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये कॉर्ड्स और ज्विगर्ट जो हैं, इन्होंने क्या बोला था फंक्शनल मेथड के बारे में, तो ये इसका आंसर हो गया, राइट। और एक नया पॉइंट यहाँ पे हमें मिल रहा है, ये हम अपने नोट्स में डाल सकते हैं। रेने डेविड के बारे में क्या, कि इसने क्लासिफाई किया था फैमिलीज को बाय आइडियोलॉजी, राइट। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। तो इस हिसाब से हमने फर्स्ट वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट्स, की हमें क्या क्या कितना अंडरस्टैंडिंग बेसिक जरूरी है। सिमिलरली हम बाकी के जो बात, इसके आगे के भी जो पॉइंट्स है उसको भी कवर करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड this is the unit 10 which is most requested, so I hope you will share this video with your friends who are preparing for UGC NET, because I want कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो इस यूनिट के लिए स्पेशली, एंड इन जनरल यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। क्रैश कोर्स के बारे में आपको पता ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू विश टू ज्वाइन इट यू कैन ज्वाइन इट। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of May, तो प्लीज ज्वाइन सून, एज सून एज पॉसिबल, सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। और इसके अलावा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to the channel, because it gives me motivation to upload more such videos. And I hope to see you all very, very soon. Thank you so much.